नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। अजीत द्विवेदी जी, सचिन कुमार जी दोनों हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप दोनों का। आज सबसे पहले बात करेंगे राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले की, जिसे लेकर करोड़ों सनातनियों में रोष है। अयोध्या से लेकर जकार्ता तक सवाल पूछे जा रहे हैं, सियासत भी हो रही है और कार्रवाई भी हो रही है। आज चंदा चोरी से जुड़े हुए हर पहलू पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चंदा चोरी में हुए एक्शन की बात आपको बता दूं। चंदा चोरी गैंग के 8 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। प्रमुख ट्रस्टी अनिल मिश्रा को भी ट्रस्ट से बाहर किया जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या चंपत राय जेल जाएंगे या नहीं, अनिल मिश्रा का क्या होगा। दरअसल इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ को नागपुर और दिल्ली दोनों तरफ से पूरी छूट मिल गई है। साफ ऑर्डर है कि कोई भी दागी बचना नहीं चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। तभी तो चंपत राय एसआईटी के सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि चोरों से जो 79,84,493 रुपए बरामद हुए, नोट आपके सामने पड़े थे, फिर भी आपने केस को दबाने की कोशिश क्यों शुरू कर दी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, एसआईटी ने कहा है कि उसे 27 अप्रैल से 6 जून तक की सीसीटीवी फुटेज मिली। 72 बार चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग चोरी करते हुए दिखाई दिए। जो लोग चोरी करते हुए पकड़े गए, उन सबको चंपत राय और अनिल मिश्रा के कहने पर ही चढ़ावे की गिनती के काम में लगाया गया था। इसका मतलब यह लगाया गया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने पहले ही अपने करीबियों को नौकरी दिलवाई और चढ़ावे के काम में लगाया और फिर उनको चोरी करने की पूरी छूट दे दी। एसआईटी ने कहा कि चढ़ावे की गिनती से लेकर बैंक में जमा कराने तक एसओपी का कहीं भी पालन नहीं किया गया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज है, चोरी करने वाले कैमरों के सामने चोरी करते रहे, सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था और फिर भी चंपत राय और अनिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया। क्यों? एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी माना कि 4 जून को चढ़ावे में चोरी की शिकायत चंपत राय को मिली। सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म करने के बाद चंपत राय ने खुद छानबीन की, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। अभियोजन अधिकारी केसी वर्मा और हमारे एसपीओ प्रमोद कुमार सर के नेतृत्व में नवनीत कुमार गुप्ता और अरुण कुमार भारती के नेतृत्व में हम लोगों ने अभियोजन का पक्ष रखा, जो सरकार का पक्ष हम लोगों ने रखा। श्री राम जन्मभूमि जो मतलब मंदिर है अयोध्या में, वहाँ पर स्थित जो दान पात्र था, उसमें श्रद्धालुओं द्वारा जो है उसमें जो मतलब धन दिया गया है, जो इसके पैसे दिए गए, आभूषण दिए गए हैं, उसमें जो ट्रस्ट के कर्मी थे उनके द्वारा उसका गमन किया गया, चोरी किया गया है और उसका जो भ्रष्टाचार किया गया है, उसी के सिलसिले में गिरफ्तारी की गई है 8 एकड़ों की और उनका जो है रिमांड मतलब आज कराया गया है मंडे तक के लिए। उसका मंडे को फिर जी हाँ, कौन सा रिमांड, ये इनको जेल भेजा गया है? हाँ, जुडिशियल रिमांड, न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड दिया गया। हाँ, न्यायिक अभिरक्षा में दिया गया। एसपी साहब एक बात और बता दीजिए, क्या पुलिस ने जब पेश किया है तो क्या कुछ बरामदगी दिखाई? हाँ, 79,85,000 रुपए कुछ मतलब इतने जो बरामद किए गए टोटल। हाँ, 79,85,493 रुपए बरामद किए गए हैं इनके पास। उसमें केवल एक को छोड़कर सुभाष के पास से बरामद नहीं है, वो षड्यंत्र में शामिल थे। बाकी सबके पास से अलग अलग अमाउंट बरामद हुए हैं। टोटल नहीं, अभी वो नहीं है, अभी विवेचना का विषय है। अब 2-3 बातें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है। पहली बात तो ये है कि अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स तो अभी तक हमने देखा नहीं कि चंपत राय का अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ। तो पहले तो ये बात समझ लें कि क्या आरएसएस में, वीएचपी में यहाँ पे प्रणाली ऐसी है सचिन जी की इस्तीफे की पर्ची आती है, लेटर आता है, सार्वजनिक किया जाता है? नहीं, देखिए, संघ या संघ से जुड़े संगठन, बीजेपी को अगर आप छोड़ दे तो उसमें एक व्यवस्था ये है कि आपको त्यागपत्र दिया गया, हटाया गया, इसका बाकी संगठनों से मेल नहीं खाता। उसमें एक सीधी सी बात कही जाती है कि आप अपेक्षित नहीं है। अपेक्षित नहीं है करने का मतलब ही होता है कि आप डिसमिस्ड हैं। दूसरी बात क्या होती है कि उसमें ये पहला संगठन है जिसमें आपका दायित्व जो है राष्ट्रीय से एक बहुत ही स्थानीय स्तर पे भी बदला जा सकता है। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्तर के लोग जो हैं दायित्व में थे, वो किसी कार्यालय के प्रमुख बना दिए जाते हैं एक छोटे से जगह में। तो संघ में अगर आप ये देखें कि उन्होंने त्यागपत्र दिया है, हो सकता है कि उनका दायित्व बदल दिया गया हो वहां से, तो वो अपने आप में ये संघ की व्यवस्था है। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने, चूंकि वहां पे मेंबरशिप जैसी कोई चीज नहीं होती है। तो ये तो क्लियर है, इस्तीफा है।
निश्चित तौर पे संघ की चंपत राय का, प्रणाली में अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका इस्तीफा है। ही है और वो बाकी संगठनों की तरह कोई एक औपचारिक तौर पे एक पत्र लिख के देने जैसी परंपरा नहीं ठीक रही। है, अब दूसरी बात ये आती है कि जो हमारे सोर्सेस से हमें जानकारी मिल रही है अजीत जी, अब चंपत राय इस बात को लेकर व्यथित हैं कि एक तो उम्र के जिस पड़ाव में आ गए हैं, जितना उनकी छवि के ऊपर दाग लग गया है, ये भी अपेक्षित नहीं था। अब वो जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, चंपत राय भी इसी कोशिश में है कम से कम ये नौबत ना आ जाए। पर क्या एविडेंसेस ये इशारा करते हैं? देखिए मीनाक्षी जी, चीज़ें जिस तरफ बढ़ रही हैं और ये जितना बड़ा विवाद हो गया है, उसमें अगर हेड रोल नहीं होता है, अगर कोई बड़ी बलि नहीं होती है, तो फिर ये मामला समाप्त नहीं होगा, ये मामला ठंडा नहीं होगा। अपोजिशन इसको लगातार अटैक करता होगा। आप अगर ये कोई सोच रहा है कि इन 8 प्यादों को जेल भेज करके, इनसे पूछताछ करके और हम अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट में और राम जन्मभूमि के मंदिर में चंदा चोरी का मामला दबा देंगे, समाप्त कर देंगे, तो ये नहीं होने जा रहा है। या विश्वास लौटा देंगे तो वो नहीं लौटेगा, कतई नहीं लौटेगा। ये आम आदमी की आस्था भी नहीं लौटेगी और जो राजनीतिक प्रतिपक्ष है भारतीय जनता पार्टी का, वो भी शांत नहीं होगा। ये बात तय माननी चाहिए है और चीजें उस दिशा में बढ़ रही हैं, बड़े लॉजिकल एंड की तरफ, बड़े कायदे से। देखिए, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे और वो तमाम चीजें आ गई कि आपने गुपचुप जांच क्यों कराई। पहले दिन अगर आप ईमानदार हैं, आपके मन में कोई खोट नहीं है, तो आप पहले दिन एफआईआर करते। जब आपको पता चला, आपने सीसीटीवी कैमरे में देख लिया, चोरी करते हुए सबूत मिल गए। जब ये सबूत आप जब एसआईटी ने देखे, तो आपने भी देखे होंगे ना कि लोग सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डाल रहे हैं। तो क्यों कपड़ा डाल रहे हैं? सिंपल ये चीजें थी, इस तरह संदेह पैदा होता था और आपको जांच करानी चाहिए, तो उस समय एफआईआर करानी चाहिए थी। आपने एफआईआर नहीं कराई। जब एसआईटी आई, एसआईटी की जांच के बाद भी एसआईटी के लौटते ही आपने फिर अपनी अथॉरिटी असर्ट करनी शुरू कर दी वहां। तो ये चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते थे और आप इसकी ईमानदार जांच नहीं चाहते थे। जो अभी कहा सज्जन जी ने अपेक्षित नहीं होना, वो जिस दिन योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने घोषित कर दिया था कि चंपत राय पर्सोना नॉन ग्राटा है, उनकी जरूरत नहीं है यहाँ अयोध्या के राम मंदिर में, उनकी कोई जगह नहीं। ये उसी दिन साबित हो गया था। इसके बावजूद आप जाकर के आपने अपनी अथॉरिटी असर्ट की वहां। आपने लोगों को बचाने की कोशिश, पहले आपने चोरी होने दी, फिर आपने लोगों को बचाने की कोशिश की, आपने जांच में बाधा डाली, आपने प्रॉपर जांच नहीं कराई। ये तमाम ऐसी चीजें हम सिर्फ इम्प्रोपराइटी में माने इसको, हम ये नहीं माने कि चंपत राय ने पैसे चुराए, तब भी इम्प्रोपराइटी है और आपको इसकी सजा मिलनी चाहिए। सर, सीधा सवाल है, क्या जेल जाने की नौबत आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है और आने की नौबत अगर जेल जाने की आएगी तो सिर्फ इन्हीं 3 लोगों की आएगी। 1 नंबर में चंपत राय, दूसरे नंबर पर अनिल मिश्रा और तीसरे नंबर पर गोपाल राव। यही 3 लोग हैं। अगर ये 3 लोगों में से किसी का या तीनों का हेड रोल होता है, बलि ली जाती है, तब जाकर के मामला ये किसी लॉजिकल एंड पर पहुंचेगा। और एक चीज जोड़ दें, जो अभी पहले यह बात हम लोग कर रहे थे, सज्जन जी ने कहा, ये संघ में जो उनकी व्यवस्था है वो बनी रहेगी, वो नहीं जाती है। जैसे राम माधव आए, संघ में वापस चले गए, रामलाल जी संगठन महामंत्री थे और संघ में वापस चले गए, तो संघ में रहेंगे वापस। लेकिन जब आप राम मंदिर के, जहां आप ट्रस्ट के चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी हैं, वहां से तो आपको इस्तीफा देना होगा लिखित। ठीक है, वहां से तो आपको इस्तीफा देना ही होगा। आप हटेंगे तभी कोई दूसरा आएगा। कुछ आज और कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आने हैं और लिखित में आने हैं। मैं उनका भी इंतजार कर रही हूं कि वो कब तक सामने आएंगे। लेकिन अभी एक और बात जो अजीत जी आपने अपने बात में कही कि पहला मैसेज तो उसी दिन आ गया था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने अपना दौरा किया और उस दिन चंपत राय को अपने हर कार्यक्रम से दूर कर दिया। इसका मतलब यह है कि पूरी तरीके से कमान इस वक्त योगी आदित्यनाथ के हाथ में है, लखनऊ के हाथ में है और योगी आदित्यनाथ को नागपुर से भी और दिल्ली से भी पूरा ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है सज्जन जी कि अब आप इस मामले को अपने हाथ में ले, दूध का दूध करें, पानी का पानी करें। देखिए, यहाँ पे विपक्ष क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो करोड़ों श्रद्धालु हैं, उनके अंदर एक आहत और आक्रोश दोनों वाली भावना है, उसको फिर से आपको रिस्टोर करना है। और उसके लिए जब तक कि, जैसा अजीत जी ने कहा, जब तक कि बिग हेड रोल नहीं होंगे, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं करेंगे। जमीन के मामले में जब मंदिर बन रहा था, तब भी एक आरोप चंपत राय जी पे लगा था। चलिए, उस समय बात हो गई थी कि मैं यहाँ पे बात इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर रही हूँ क्योंकि एक्शन लेने की बात कहना, एक्शन होना, एक्शन लेते हुए देखना, अभी तक जो एक मैसेज है वो केवल लखनऊ से दिखाई दे रहा है और सारा प्रोसेस जो है, चाहे वो इशारों में दिखाई दे या फिर वर्बली दिखाई दे या पेपर्स में दिखाई दे, नहीं, अभी तक जो चल रहा है उससे निश्चित तौर पे लोगों को लग रहा है कि इसमें कुछ सही तरीके से सुधार होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसको लोग देखना चाहेंगे कि कोई ये लीपापोती ना हो कि आपने जो लोग जिनके ऊपर नाम आया उनको हटा दिया, आगे भी ऐसा कुछ ना हो, उसकी व्यवस्था, ट्रस्ट जो बने, जो ट्रस्टी बने, उसमें
आम लोगों का भी ट्रस्ट हो कि ये वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में पाक साफ है और जिनकी आस्था है, तो उन सारे चीजों को वॉक द टॉक वाली बात जो कहते हैं, केवल टॉक ना हो, वॉक भी आप करें, एक्शन दिखाएं। तो अभी तक जो हुआ ये शुरुआत है, लेकिन आप फिर से कैसे ट्रस्ट को रिफॉर्म करेंगे? सरकार का उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना हो, लेकिन ट्रस्ट को बिल्कुल सही ढंग से फिर से रिस्टोर किया ब्यूरोक्रेट्स जाए। तो आएंगे, ऐसा सिस्टम मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसी जो चर्चाएं हो रही हैं, क्यों? क्योंकि जब आपको मैनेजमेंट की बात करनी है, आपके तो हाथ में देकर देख लिया आपने, आप डिफॉल्टर साबित हुए। मेरा विषय लेकिन जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड का है, मैं वो समझना चाह रही हूँ। आपको नागपुर से भी फ्री हैंड मिला हुआ है और दिल्ली से भी एकदम फ्री हैंड मिला हुआ है कि इस मामले में आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, और वही किया, और उसको बड़े कायदे से किया, बहुत ढंग से किया है। इसको देखिए, सब आदमी जो पहले हम लोग कह रहे थे, वो इंतजार हो रहा था इस बात का कि एक एसआईटी बनाइए और एसआईटी की सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई करिए, ताकि वो कार्रवाई लॉजिकल लगे, एकदम ये न लगे कि नीजर रिएक्शन है कि मीडिया ने कह दिया या अखिलेश यादव ने कह दिया तो ऐसा नीजर रिएक्शन किया कि एफआईआर कर दिया, अरेस्ट कर लिया, तो उससे सारी चीजें पलट जाती। फिर हो सकता है कि दूसरे लोगों, उन्हीं लोगों के प्रति सहानुभूति हो जाती जो लोग इस काम में शामिल हैं। तो एसआईटी की सिफारिश आई, एसआईटी की सिफारिश और एफआईआर, उस आधार पर एफआईआर हुई। एफआईआर होते ही 8 लोग अरेस्ट हुए। ये 8 लोग इस 3 वृक्ष की शाखाएं हैं, जिन 3 लोगों के नाम है उनकी शाखाएं हैं ये 8 लोग। और फिर इन 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई। अभी तो इनको जेल भेजा गया है, लेकिन सोमवार को जब पेश किया जाएगा तो पुलिस रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, और उस पूछताछ में राज खुलेंगे, और उस राज के आधार पर फिर अगला चरण यह होगा कि इन 3 लोगों तक पुलिस पहुंचेगी। तो ये इस तरह से लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, या उनकी टीम, उनकी प्रशासनिक और पुलिस की टीम जो कार्रवाई कर रही है, वो एक नीजर रिएक्शन के तौर पर नहीं है और एक आई वॉश की तरह नहीं है। ये कोशिश हो रही है कि लगे कि लॉजिकल तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, कि हमने एसआईटी बनाई सिस्टमैटिक तरीके से, उसके आधार पर एफआईआर कराई, एफआईआर में जो अरेस्ट हुए उनसे पूछताछ के आधार पर उनसे ऊपर के लोगों को पकड़ा गया। तो ये होगा तो फिर लोगों का भरोसा बनेगा कि ठीक है भाई, रामशंकर यादव या टिनू यादव ने कहा, या लौकुश मिश्रा और अनुकल्प मिश्रा ने कहा, या वो शुक्ला ने कहा, या पांडे जो है उसने कहा, तो इन लोगों ने, सुभाष श्रीवास्तव ने कहा, तो ये लगेगा कि इन लोगों के कहने पर आगे कार्रवाई। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, उससे जो एक सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और ये दर्शक भी समझ रहे हैं हमारे, कि वो हिंदू धर्म का हुआ है, हिंदू समाज का हुआ है। सांगठनिक तौर पे देखिए, संघ और विश्व हिंदू परिषद, दोनों उसके ऊपर भी ये बदनामी की बात लगी, क्योंकि चंपत राय जी वरिष्ठ उसके रहे हैं, कार्यकर्ता दायित्व में रहे हैं। हाँ, तो उस नाते योगी आदित्यनाथ को खुली छूट देना इसलिए भी है क्योंकि संघ और वीएचपी भी अभी चंपत राय जी और बाकी लोगों के कारण कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह पे है। बिल्कुल। राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर सनातनी कितने आहत हैं, उसका एक उदाहरण आपके सामने रखती हूं। दुनिया भर में सनातनी ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने जो चढ़ावा प्रभु श्री राम के लिए चढ़ाया, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। ऐसे ही सवाल मुस्लिम देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में पूछे जा रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा बागेश्वर अभी जकार्ता में राम कथा कर रहे हैं, उनसे भी भक्तों ने इसको लेकर सवाल पूछा। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जो दान की चोरी करेगा उसे प्रभु राम महादंड देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जानकी का हरण करने वाले रावण के 7 परिवारों का खात्मा हुआ था। राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ, और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है। अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि 7 परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। चंदा चोरों को महादंड ही नहीं, सरकारी दंड तो मिलना ही चाहिए। योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, 8 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, बाकी किरदारों की तलाश की जा रही है। 8 हो या 80, हर एक को सजा मिलेगी। जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है।
अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो और अयोध्या के बारे में जो कतिपय समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। ये जो मैसेज है और एक मुख्यमंत्री होने के नाते, एक सन्यासी होने के नाते, राम मंदिर में आस्था होने के नाते और उनके गुरु तो राम मंदिर आंदोलन में जुड़े रहे, तो ये आक्रोश तो बड़ा वाजिब सा है और उनसे उम्मीद भी यही की जा रही है। वीएचपी और आरएसएस का भी मैसेज यही है कि अब किसी को छोड़ना नहीं है। बिल्कुल, चूंकि उन दोनों संगठनों की अपनी इमेज का भी सवाल है और वो कोई आज की इमेज नहीं है या एक व्यक्ति से बनी हुई इमेज नहीं है वो, और आज ही समाप्त नहीं होने वाली है। वो संस्था लंबे समय तक चलने वाली है, उसके साथ लोगों की भावनाएं और करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, उनकी अपनी छवि के लिए भी ये जरूरी है। और हम लोग अभी जो सुन रहे थे, योगी आदित्यनाथ के पास तो इतना लंबा अनुभव है, वो खुद ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण मठ के महंत हैं। उनके यहाँ भी करोड़ों रुपए चंदा आता है, तो उस चंदे को कैसे मैनेज करते हैं? प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं। हाँ। प्रियंका गांधी भी अब बोल रही हैं, अखिलेश यादव तो डे 1 से बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, तो सबको मौका मिल गया ना। ये मौका किसने दिया? अच्छा, इसमें फिर ये एक बात सवाल आता है कि अगर पहले ही इस मामले को हैंडल किया गया रहता ठीक तरीके से, इतना समय नहीं लगता, इतना नैरेटिव नहीं बनने दिया गया। ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें नैरेटिव कंट्रोल करती हैं, अपने हाथ में नैरेटिव रखती हैं। ये पहली बार हमको लगा कि आपने लूज कर दिया, आपने अपोजिशन को नैरेटिव बनाने दिया। भगवान के ऑडिट से भाजपाई विरोध ये गिरोह बचा नहीं पाएगा। हाँ, तो ये अखिलेश यादव सबको मौका मिला। चूंकि अखिलेश यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि असली खोजी पत्रकार तो अखिलेश यादव हैं, हालांकि उनको भी किसी ने अंदर से सूचना दी तभी जब ये जांच हो रही थी और 27 मई से फुटेज चेक किया जा रहा है। तो 7 जून को यह मामला सामने आया है, तो 27 मई से 6 जून तक जो चीजें हुई हैं मंदिर के अंदर, जो गुपचुप जांच है, उसकी जानकारी किसी ने अखिलेश यादव को दी होगी। तो एक ये भी देखना है कि अंदर जो गुट बने हुए हैं, गुटबाजी हो रही है, मंदिर का काम है, धर्म का काम है, वहां क्या राजनीति? ये जो बात ये कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले आंख का पानी की बात वो कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है। नहीं देखिए, तो आंख के पानी तो ट्रस्टीज के लिए है। हाँ। वो है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो उस लिहाज से देखिए तो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी जो ट्रस्टीज है उनके ऊपर क्या आरोप है? व्यक्तिगत नहीं, आप में चोरी और वहां पे जो भ्रष्टाचार, उसको सहने की इतनी क्षमता थी, सहनशीलता की, आप टॉलरेट कर रहे थे। आपको पता था कि चोरी हुआ है, फिर भी आपने लीपापोती की कोशिश की। ये सबसे बड़ा है। तो यहां सीधे तौर पे दिखाता है कि पहला जो ट्रस्टीज थे, चंपत राय जी हो और बाकी लोग हैं, उनकी मंशा ये थी कि ये बात दब जाए, किसी तरीके से बदनामी ना हो जाए। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक अपराध है, पाप है। चूंकि आप जो हम लोग शुरू में बात कर रहे थे कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट भी तो हो, नैतिकता का भी तो पैमाना हो यहां पे। तो उस नाते जो सीधी सी बात है कि आस्था फिर से लोगों की पुनर्स्थापित हो, तो अखिलेश कह रहे हैं, लेकिन अभी तक जो योगी और एसआईटी की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। ठीक है, बात अब कांग्रेस के मुस्लिम वोट की पॉलिटिक्स की करेंगे। कांग्रेस ने एक बार फिर गाजा चैप्टर खोल दिया है। सोनिया गांधी ने एक अखबार में आर्टिकल लिखा जिसमें गाजा, इजराइल और भारत की विदेश नीति का जिक्र है। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार को टारगेट किया है। सोनिया गांधी ने आर्टिकल में लिखा है कि भारत अगर संतुलित विदेश नीति बनाकर चलता तो पश्चिम एशिया में हमारी भूमिका ज्यादा प्रभावशाली होती। मोदी सरकार के गलत नीतियों के चलते पश्चिम एशिया में पाकिस्तान की भूमिका बढ़ गई है। भारत के दशकों तक फिलिस्तीन, ईरान से मजबूत संबंध रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार की नीतियों से पूरी स्थिति बदल गई है। सोनिया गांधी ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार का इजराइल की तरफ झुकाव है, इसके चलते भारत की साख को दुनिया में नुकसान हो रहा है। सोनिया गांधी ने गाजा में इजराइल के हमलों की निंदा भी की, गंभीर चिंता जताई और कहा कि गाजा में आम नागरिक और बच्चे मारे जा रहे हैं, जिसके चलते दुनिया भर में चिंता बढ़ी है।
अभी गाजा चैप्टर जो ओपन किया गया है अजीत जी, इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, एक तो वो लगातार ये दूसरा उनका लेख है इस मसले पर उन्होंने लिखा, ईरान को लेकर के भी उन्होंने लिखा। ये लगातार एक पॉलिसी कंसिस्टेंसी है कांग्रेस पार्टी की, जो एक पॉलिसी लाइन वो लोग लेते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो उठाई जानी चाहिए थी। जैसे आपने जो कहा ना कि बच्चे मारे जा रहे हैं, अब आप देखिए पहली बार इस पूरे युद्ध के दौरान पहली बार ट्रंप इतने डिफेंसिव हुए हैं कि उन्होंने कहा है कि वो जो 175 बच्चे मारे गए वो हमारी मिसाइल नहीं थी। अब देखिए ये सफाई देने की बात जरूरत क्यों पड़ी आपको 2.5 महीने के बाद? इसलिए क्योंकि दुनिया में ग्लोबल ओपिनियन आपके खिलाफ बन रहा है। तब ट्रंप ने कहा कि चारों तरफ से मिसाइलें चल रही थी, पता नहीं किसकी मिसाइल गिरी जिसमें बच्चे मरे। मतलब अपनी जिम्मेदारी से आप हट रहे हैं। बच्चों का मारा जाना एक युद्ध अपराध है, एकदम बहुत ही खराब है, जिसकी आलोचना हर तरफ होनी चाहिए। तो कुछ चीजें इसमें सही है, जैसे इजराइल के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन बन रहा है। यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने इजराइल के रक्षा मंत्री, इजराइल के कई विदेश मंत्री, कई लोगों को अपने बैन किया है। सर, मुझे इसमें यूपी ओपिनियन क्यों दिखाई दे रहा है? हम अभी उस पर आ रहे हैं। कुछ चीजें हम पहले वो बात कर रहे हैं जो सही है। तो ये जरूरी चीजें थी। भारत को उस हिसाब से विदेश नीति, हम अगर हम मल्टी अलाइनमेंट, हम नॉन अलाइनमेंट नहीं क्या मल्टी अलाइनमेंट पर भी है, तो हम भारत पहले से 2 स्टेट थ्योरी को मानता है, फिलिस्तीन को मानता है। और अगर इस तरह से ह्यूमन हमले हो रहे हैं तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। यहां तक उनकी बात ठीक है, लेकिन ये जो एंगल है इसमें दूसरा। अच्छा, एक और बात बताएं, इसमें संतुलन बनाने की जो कोशिश की है सोनिया गांधी ने इस लेख में, उन्होंने इस लेख में एक पैराग्राफ ये लिखा है और इतने विशेषण का इस्तेमाल किया है उन्होंने हमास के हमले की आलोचना करने के लिए। चूंकि ये सारी चीजें तो शुरू हुई थी हमास के हमले से। हमास 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और उसके बाद फिर रिस्पॉन्ड किया इजराइल ने। तो उसके लिए जो उन्होंने विशेषण लिखे हैं, घैसली, डिस्कार्डली, कुछ इस तरह के कई विशेषण जो हम कभी ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ते समय हमको याद था, उन्होंने आलोचना की है उसकी। और उसके बाद फिर अपने लाइन पर आई है। फिर एस मुरलीधरन को भी उन्होंने कोट किया है, जो अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की उस कमेटी को लीड कर रहे हैं, भारत के ही रिटायर्ड जज हैं, जो जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है इजराइल की आलोचना की है उन्होंने। ये सब बातें ठीक है यहाँ तक, लेकिन इसकी टाइमिंग जो अब आप कह रही हैं वो असली सवाल टाइमिंग का है। और भारतीय कांग्रेस को ये इस समय, हर कांग्रेस पार्टी को, तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को ये दिखाना है कि वो मुसलमानों के बारे में सोच रही है और बोल रही है। सोचने से ज्यादा बोलते हुए दिखना जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि मुसलमान अब विकल्प की तलाश कर रहा है। कांग्रेस और राजद और समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन सबसे इतर वो अपने लीडरशिप की तलाश कर रहा है, अपने नेतृत्व की तलाश कर रहा है। आपने, हम लोगों ने चर्चा की है बंगाल में जिस तरह से मुस्लिम विधायक जीते हैं, जिस तरह से असम में जीते हैं, तो अब एक खतरा इन तमाम पार्टियों के सामने ये पैदा हो गया है कि अगर आप खुल के नहीं बोलते हैं मुस्लिम कॉज के लिए तो मुसलमान आपको छोड़ देगा। वो ये जोखिम लेने को तैयार है कि हम अपना लीडरशिप खोजेंगे। इसलिए भी सोनिया गांधी के लेख को इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। तो उनके अलायंस पार्टनर समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये जो पीडीए है उसमें सबसे पहली जो लड़ाई है, क्योंकि आप सेकुलर अलायंस की बात करते हैं ना तथाकथित, तो उसमें तो अल्पसंख्यक, और अल्पसंख्यक का मतलब इस देश में मुस्लिम होता है चुनावी दृष्टिकोण से। तो वैसी स्थिति में वो सबसे बड़ी बात है। और गाजा को लेके ये पहली बार नहीं कि एक बार प्रियंका गांधी भी आ गई थी, वो गाजा का फिलिस्तीन वाला वो बैग लेके। वैसी स्थिति में इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, आप पूरे मुस्लिम समाज को एक एकीकरण में बांध देती हैं कि एक है कि सारे के सारे मुस्लिम जो है फिलिस्तीन के साथ है, इजराइल के अगेंस्ट में। बात है कि भारत के आप सामरिक हितों की बात करें तो यूएई अभी सबसे ज्यादा इजराइल के नजदीक में है। सऊदी अरेबिया अंदर ही अंदर इजराइल के साथ कोऑपरेट कर रहा है। तो वैसी स्थिति में जो भारत की जो नीति है, मल्टी अलाइंड वर्ल्ड की बात जो अजीत जी कर रहे थे, वो उसी में, क्योंकि मिडिल ईस्ट और खाड़ी देशों में भी समीकरण जो है अब केवल इस नाते नहीं है कि हम भी मुसलमान हैं, आप भी मुसलमान हैं। वहां तो ईरान और वर्सेस सऊदी अरेबिया और यूएई सब मिलकर इजराइल के साथ सहयोग कर रहे हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, ये बात सोनिया गांधी नहीं समझती होंगी। वो सीधी सी बात है कि देखिए, अब ये धारणा है कि मुसलमान का मतलब है जो कि इजराइल के साथ हो और मुसलमान इजराइल के खिलाफ हो, फिलिस्तीन के साथ। हाँ, इजराइल के खिलाफ हो और फिलिस्तीन के साथ हो। अब इस सोच को, ये कहीं से भी इसमें सटलिटी या नुआंस आपको नहीं दिखता ठीक है। तो ये एक उसका पॉलिटिकल एंगल भी है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, यूपी का चुनाव आने वाला है और चिंता बहुत बड़ी बात यह है कि अगर आप केवल मुसलमान वोट के लिए लड़ रहे हैं तो बहुत सारे ठेकेदार उसके हैं ना, क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस हैं, और अब तो मुस्लिम दलों का भी अपना एक फिर से वापस AIMIM है और बाकी जगह से भी पीस पार्टी बन चुकी है। थोड़ी बहुत आंशिक सफलता उसे मिल चुकी है। 8-9 के करीब UPA 1 के टाइम में राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल पूर्वांचल में बनी थी। तो इस तरह से बहुत एक्सपेरिमेंट्स हो गए। अगर वैसा दौर आ गया तो पीडीए के बहुत सारे कंटेंडर हैं, तो बाकी तो कुछ बचेगा नहीं। हालांकि अखिलेश यादव ने AIMIM के लिए कहा था कि यहां पर उत्तर प्रदेश में सारे दरवाजों पर ताला लगा हुआ है, जिसका जवाब देते हुए ओवैसी ने भी कहा था कि अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए, अपने प्रतिनिधित्व के लिए वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त उथल पुथल का दौर चल रहा है और इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर आई है। सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई से नागपुर जाने वाली एक ही फ्लाइट में
ट्रैवल किया। शुक्रवार को फ्लाइट में सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे को गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए और एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातचीत करते हुए भी देखा गया। उद्धव के बगल में उनके बेटे और शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे और फडणवीस की पिछली सीट पर सांसद संजय राउत भी बैठे हुए थे। इसके अलावा उनकी पार्टी में कुछ और नेता हैं, वो भी फ्लाइट में ही मौजूद थे। यात्रा के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने मजाक में कहा, हम तीनों का एक साथ मिलना आज की सबसे बड़ी खबर है। सीएम फडणवीस और उद्धव ठाकरे का एक ही विमान में सफर करना यूबीटी के 6 सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने को लेकर जारी राजनीतिक बहस के बीच हुआ है। तस्वीरें आपके सामने ही हैं। आपको ध्यान होगा, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हाल ही में यह कहा था कि ऑपरेशन टाइगर अभी खत्म नहीं हुआ है। उद्धव ठाकरे विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों के 3 दिवसीय दौरे की शुरुआत करने के लिए नागपुर जा रहे थे और इस दौरे के दौरान वे उन लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं जिनका प्रतिनिधित्व पार्टी के 6 बागी सांसदों ने किया था। हाल ही में एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए थे। उद्धव ठाकरे यवतमाल, हिंगोली, परभणी, धाराशिव के दौरे से शुरुआत करेंगे और फिर शिरडी जाएंगे और इस दौरे के दौरान वो वोटर्स के बीच जाकर अपनी बात भी रखेंगे। लेकिन ये भी कमाल ही हो गया कि दौरे पर जा रहे हैं, उससे पहले फ्लाइट में मुलाकात हो रही है। अजीत जी, देखिए, हम तो मानते हैं कि राजनीति में बहुत सारी ज्यादातर चीजें संयोग नहीं होती हैं। कोइंसिडेंस है या नहीं है? कोइंसिडेंस तो बहुत कम होता है राजनीति में, कोइंसिडेंस बहुत कम होते हैं। और हम लोग कई बार पहले भी कह चुके हैं, अमेरिका के एक राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर आपको लगे कि, और राजनीति में सारी चीजें प्लान्ड होती हैं, अगर लगे कि ये अनप्लान्ड है तो ये मानिए कि उसको इसी तरह से प्लान किया गया है। तो ये स्थिति, हम तो अभी उद्धव ठाकरे के एकमात्र संकट मोचन देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं। होंगे या नहीं होंगे हम नहीं जानते हैं, लेकिन वही एकमात्र हो सकते हैं। और पहले भी ये माना जाता था कि उनके दोनों के अच्छे संबंध हैं और देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में एक तरह की दूरी है। ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है पॉलिटिक्स का। तो एकनाथ शिंदे तोड़ करके अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं। अब उनके सांसदों की संख्या 13 हो गई और बिना कुछ किए, देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी एक पायदान नीचे चली गई। 12 थे सांसद उनके, तो वो एनडीए की दूसरी बड़ी पार्टी थे। अब 13 हो गई शिंदे की, तो वो अचानक ऊपर आ गए, नीतीश कुमार नीचे चले गए। एक पार्टी आ गई, 20 सांसद वाली पार्टी हो गई, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी। तो ये जो चेंजेज हो रहे हैं, अभी ये खबर है कि ऑपरेशन टाइगर 2 में 14 एमएलए टूट रहे हैं। और उसमें तो इतनी हैरान करने वाली खबर है कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता विजय वडेट्टीवार के टूटने की खबर है। तो कांग्रेस के बड़े नेता विजय वडेट्टीवार वो टूटने की खबर है। तो ये जो ऑपरेशन टाइगर 2 है, इससे और खलबली है उद्धव ठाकरे के यहाँ। तो ये हो सकता है कि उन दोनों के बीच एक, उद्धव ठाकरे के लिए इस वक्त देवेंद्र फडणवीस संकट मोचन हो सकते हैं। और ये जो एकनाथ शिंदे हैं वो तो सबसे बड़े गद्दार हैं पार्टी के। तो उद्धव ठाकरे क्या चाहेंगे कि देवेंद्र फडणवीस उन्हें संकट से बाहर निकाले, तो फिर एकनाथ शिंदे कंफर्टेबल नहीं होंगे। ये जो कोइंसिडेंस है वो एकनाथ शिंदे को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। महाराष्ट्र विधानसभा का जब चुनाव हुआ और जैसा कि अजीत जी बता रहे थे, तो सबसे बड़ी टसल थी कि मुख्यमंत्री कौन हो। भाजपा के पास इतना प्रचंड बहुमत था, 288 सीट है, उसमें भाजपा अकेले जो है 132 सीट के करीब ले आई। तो ऐसी स्थिति में नहीं तो एकनाथ शिंदे क्या चाहते थे कि स्थिति ऐसी हो कि उनके पास वीटो पावर हो। आने वाले समय में क्या है कि उस समय भी ये चर्चा चली कि धीरे से फिर से उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी और खासकर देवेंद्र फडणवीस चूंकि काम कर चुके हैं साथ में, वो वार्ता में है ताकि एकनाथ शिंदे को कंटेन किया जा सके। चूंकि भविष्य में अगर कोई चुनौती देने वाला एक नेता आज दिखता है तो वो एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे याद रखिए, हिंदुत्व शिवसेना के साथ मराठा भी हैं। वो कोई मुंबई सेंट्रिक आदमी नहीं है। उनका अपना घर जो है वो शिंदे की बात करें, मराठा भी है, एकनाथ शिंदे की बात कर रहे हैं। वो शरद पवार वाले वहां से ठाणे तो उनका क्षेत्र है, लेकिन ठाणे कल्याण और जो पुस्तैनी जो घर है वो पश्चिमी महाराष्ट्र है, वो कोल्हापुर साइड में है उनका, सतारा कोल्हापुर साइड में। तो वैसी स्थिति में क्या है कि बीजेपी चूंकि एक लॉन्ग टर्म में देख रही है, तो निश्चित तौर पर देवेंद्र फडणवीस जो शरद पवार के बाद दूसरे चाणक्य हैं महाराष्ट्र के। शरद पवार पिछले 50 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति को नचा रहे थे, अब इन्हें माना जाता है। तो उनके दिमाग में जरूर ये होगा कि आप उद्धव ठाकरे को बिल्कुल क्रश न करें, क्योंकि वो एक एसेट है। एक प्रोवर्ब है अजीत जी, ओल्ड डेविल इज बेटर देन अ न्यू वन। बिल्कुल, तो है ही। और ये जो चैलेंज है इनका, जो हमने कहा ना, जिस तरह से अपने को मजबूत कर रहे हैं। मान लीजिए उनके पास अगर 14 एमपी और शामिल हो जाते हैं, उनके एमएलए सांसदों की संख्या 70, विधायकों की संख्या 70 और सांसदों की संख्या 13 हो जाती है, तो एक बड़ी ताकत बन जाएंगे एकनाथ शिंदे। और एक बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कंट्रोल करते हैं। कास्ट इक्वेशन में शरद पवार के खत्म होने और अजीत पवार के नहीं रहने के बाद एक बड़े मराठा नेता के तौर पर स्टैब्लिश होंगे। और जो मराठा
एक समय था कि ये लोग कंट्रोल करते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, उनकी जो ये डोमिनेंट पोजीशन से नीचे आए हैं वो लोग, वहां ले आ सकते हैं मराठों को वो, और देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है, तो ये पॉलिटिक्स जो है वो बड़ी साधने की जरूरत है। और अगर जैसा कहा सज्जन जी ने, उद्धव ठाकरे को बचाए रखना वहां की देवेंद्र फडणवीस की पॉलिटिक्स के लिए जरूरी है। ठीक, एक और बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर विदेश जा रहे हैं। सेशल्स के दौरे पर वो रहेंगे। चर्चा चल रही थी कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन इस बीच मोदी विदेश दौरे पर रवाना हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। सेशल्स के नेशनल डे सेलिब्रेशन में प्रधानमंत्री मोदी चीफ गेस्ट होंगे। आपको बता दें कि साल 2015 के बाद मोदी की दूसरी सेशल्स यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये विजन महासागर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? और सेशल्स का ये दौरा, प्रवासी तो बड़े गदगद हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। भारत क्या अप्रोच लेकर जा रहा है इस यात्रा पर? देखिए, ये जो आपने कहा ना विजन महासागर का, जो विजन है हम लोग का, भारत जो है हिंद महासागर का गार्जियन है। हम लोग हैं हिंद महासागर के गार्जियन। और जिस तरह की चीज़ें अभी हो रही हैं हिंद महासागर के अंदर, जिस तरह से चाइना अपना मैरीटाइम पावर बढ़ा रहा है, और जिस तरह से अमेरिका ने अभी इंडो पैसिफिक से हटा करके और वापस यूएस पैसिफिक किया, तो चाहे हिंद महासागर हो, पैसिफिक हो, समुद्र का रास्ता सुरक्षित करना और वहाँ अपनी नेवल पावर मजबूत करना, ताकि हम आगे किसी भी युद्ध के लिए, अब देखिए अभी सबसे पावरफुल चीज़ जो आज की तारीख में है वो नेवल पावर है। वहीं से आप लड़ाई, अभी सारी अमेरिका ने जो लड़ाई लड़ी है ईरान में, वही नेवल पावर। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर भारत के नेवल पावर का था, चाइना को भी है। और हम लोग, हमारे पास 150 के करीब हम ऐसे युद्धपोत हैं जिसे हम समुद्र में बहुत मजबूत ताकत है भारत। और ये हिंद महासागर में स्थित भले ही छोटा सा द्वीप है सेशल्स, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो द्विपक्षीय वार्ता होगी, रक्षा सहयोग की बात होगी, ये सब चीजें भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये नहीं मानना चाहिए कि छोटा सा द्वीप देश है तो हमारे, लेकिन सर नजर तो सब लोगों को मंत्रिमंडल विस्तार पर थी। वो भी होगा कि अब क्या होने जा रहा है। नहीं, देखिए ये बताया जा रहा है कि जरूरी नहीं है कि फैसले के लिए प्रधानमंत्री शपथ दिलाने वक्त उनका होना जरूरी है। प्रधानमंत्री अगर फैसला कर लिए हैं, वो दौरे पे हैं, वो फिर आ जाएंगे। आप नाम की घोषणा कर देंगे, शपथ का दिन तय कर देंगे। लेकिन अभी तक देखिए जितनी भी अटकलें पिछले 5-6 साल में लगाई गई हैं, आमतौर पर वो अटकलें रही हैं। उसमें निश्चित तौर पे जिनका टर्म खत्म हो रहा है, हरदीप पुरी जी हैं, उनका टर्म खत्म हो रहा है। बाकी पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा जैसे लोग जो हैं प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं दिल्ली और यूपी के, वैसे लोगों का जाना है। कुरियन साहब जो है वो रिजाइन कर दिए, आएंगे। लेकिन बाकी जो चल रही है कि फलां इस मंत्रालय से उस मंत्रालय जाएंगे, इनको हटा दिया जाएगा, ये सब 2+2 वाला इक्वेशन है। ठीक है, ये सारी की सारे क्या है, जब तक कि आधिकारिक तौर पे लोग कहते हैं कि इस सरकार में ब्रह्मा और विष्णु जो हैं बस 2 ही लोग हैं, खबर उन्हीं के पास है। बाकी जितनी चीजें हैं वो सब जो है वो अटकलें हैं। अटकलें हैं, कोई बड़ा नाम नहीं हो सकता है, बड़े नाम भी चेंज होंगे, लोगों के विभाग बदले जा सकते हैं। देखिए जितना कंफर्टेबल आज अभी के पोजीशन में प्रधानमंत्री हैं, जो वल्नरेबिलिटी थी उनकी, कंफर्टेबल बढ़ता जा रहा है, वही बढ़ता जा रहा है। एक 2024 में एक वल्नरेबिलिटी दिख रही थी कि आप चंद्रबाबू नायडू पर डिपेंडेंट है, नीतीश कुमार पर डिपेंडेंट है। लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद एक एक करके सारे राज्य चुनाव जीते। झारखंड छोड़ दें तो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, दिल्ली में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, सारे राज्यों के चुनाव जीती है बीजेपी। और अब एक 20 सांसदों का एक अलग से बफर क्रिएट किया गया है, जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी के तृणमूल के लोगों को इसी पर कल एक पत्रकार से और बात हो रही थी, वरिष्ठ पत्रकार, वो ये कह रहे थे कि मैम डिलिमिटेशन हो रहा है तो लोग भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए है भाई, तो बड़े लोग, ज्यादा लोग चाहिए हैं, और डिलिमिटेशन होना है, परिसीमन के साथ सीटें बढ़नी है, महिला आरक्षण होना है, ये सब चीजें हैं। तो आज जितने कंफर्टेबल पोजीशन में प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें बड़े प्रयोग कर सकते हैं। आप देखिए जिस तरह के प्रयोग हुए थे, जिस समय रविशंकर प्रसाद से लेकर के संतोष गंगवार, प्रकाश जावड़ेकर सब गए थे, सारे मंत्रियों की छुट्टी हुई थी एक समय में, एक झटके में। वैसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन 4-5 तो अभी 4 तो वैकेंसी ही क्रिएट हो गई है। ठीक है सर। अच्छा, बात नरेंद्र मोदी की हम कर रहे हैं, बात प्रधानमंत्री की कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। ये बात देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कही थी। इस बात का जिक्र प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने फिर से की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर एक आर्टिकल लिखा। इसमें उन्होंने ब्रांड मोदी के बारे में विस्तार से लिखा। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उसका जिक्र किया। उन्होंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि बाबा तब देश के 13वें राष्ट्रपति थे, मतलब अपने पिता की बात करते हुए वो ये कह रही थी, जब 2014 में नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक जीत तय की थी।
जब चुनाव परिणाम आए तो मोदी बाबा से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन आए। बातचीत के दौरान बाबा ने उनसे चुनाव के विश्लेषण के बारे में पूछा। उन्होंने जवाब दिया कि 3 दशकों के बाद एक राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। बाबा ने बताया था कि 2014 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट ऐतिहासिक है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आया था। जनता ने बीजेपी को जनादेश नहीं दिया, बल्कि ये जनादेश सीधा नरेंद्र मोदी को था। शर्मिष्ठा ने ब्रांड मोदी का जिक्र करते हुए लिखा कि बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया जो कट्टर कांग्रेसी हैं। उन्होंने कहा कि मोदी को वोट दिया है। तो शर्मिष्ठा ने पूछा कि मोदी थोड़े चुनाव लड़ रहे थे जो मोदी को वोट दिया। तो उनका जवाब था कि बात एक ही है, मैंने मोदी के चेहरे पर वोट दिया। अगर आप इतिहास देखें तो जब नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने तब देश चाहता था कि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने, लेकिन नेहरू पर गांधी जी ने वीटो लगाया। फिर इंदिरा गांधी का दौर आया, इसलिए वो जीती कि वो नेहरू की बेटी थी। मनमोहन सिंह हो, गुजराल हो, देवेगौड़ा हो, नरसिम्हा राव हो, कोई सीधे इलेक्टेड नहीं था, यानी उन्हें संसदीय दल की बैठक में चुना गया था, उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था। और बात बिल्कुल ठीक है, इस पे हम आर्टिकल बहुत लंबा है, हम सीधा इस पे चर्चा कर लेते हैं। बात तो बिल्कुल ठीक है, सबको चुना गया विद इन द पार्टी या विद इन द अलायंस, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने चुना, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा नहीं। देखिए, केवल उनको चुना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का श्रेय यह भी जाता है कि भारतीय राजनीति जो कोalition पॉलिटिक्स में चली गई थी 1989 से लेकर 2014 तक स्थिति यह थी कि कोई भी पार्टी अपने दम पे सरकार या बहुमत नहीं पा रहा था। तो उन्होंने उस दौर को भी बदला। 2014 के बाद जो वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम वाली बात जो कांग्रेस की हुआ करती थी खत्म हो गई, तो वो लाए। तो निश्चित तौर पे वो एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल में लड़ा गया चुनाव था। वो कोई पार्लियामेंट्री हमारी व्यवस्था है, लेकिन उनका चेहरा था। और याद कीजिए, उस समय बीजेपी के भी बहुत बड़े बड़े नेता, जो वरिष्ठ नेता थे, वो सहमत नहीं थे कि प्रधानमंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि चुनाव समिति के अध्यक्ष होंगे, सब होंगे। उसमें शीर्ष नेतृत्व भी उस समय बहुत ज्यादा जो वरिष्ठ नेता थे नहीं थे। तो वैसी गोवा अधिवेशन सबको बहुत अच्छे से याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसी स्थिति में देखिए, वो एक आउटलायर थे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर। दिल्ली के सियासत में आके तमाम अटकलें थी कि उनकी वो छवि है, फला छवि है, और दिल्ली की सियासत में नहीं एक्सेप्ट होंगे देश को लीड करने वाला, जो आज के डेट में यूपी के दुनिया ने भी एक्सेप्ट किया, सिर्फ देश ही नहीं, कहने का मतलब है जो आज के डेट एक्सेप्ट में यूपी के मुख्यमंत्री के लिए भी कहा जाता है कि दिल्ली चलाना, देश चलाना एक अलग बात है, प्रदेश चलाना। वैसी स्थिति में उनको जो एंडोर्समेंट जनादेश मिला वो उनके चेहरे पे तो मिला ही मिला। उसने भारतीय राजनीति की दिशा ये बदल दी कि आप कोalition पॉलिटिक्स से निकल के वन पार्टी डोमिनेंस वाले फेज में आ गए। और बीजेपी का जो अखिल भारतीय विस्तार हुआ, केवल बंगाल ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में आप जाइए, किसके चेहरे पे वोट मिलता है? वो बिप्लब देब के चेहरे पे या मनिक साहा के चेहरे पे, उन लोगों के चेहरे पे नहीं मिलता है। वो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा था जो बाद में उस वहां पे 14 से हम 26 में आ गए हैं। अभी भी कहानी वही है या कुछ बदली है? नहीं, अब तो वो कहानी और कंसोलिडेट होती जा रही है ना। उस समय तो ये भी लग रहा था, उस समय तो पहली बार चुनाव प्रधानमंत्री के दावेदार के तौर पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़े तो 2014 का। उसके बाद तो और पोजीशन कंसोलिडेट हुई है ना। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। एक एक करके राज्यों में 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार, 17, 18 या 16 कुछ राज्यों में अपने मुख्यमंत्री हैं, 6-7 राज्यों में सहयोगी पार्टियों के मुख्यमंत्री हैं, 22-23 राज्यों में एनडीए की सरकार बनी हुई है। तो कमोबेश पूरा एक तरह से है। अब मिजोरम एक था जो बाहर था, तो अभी मिजोरम के भी जो राज्यसभा सांसद जीत के आए, उन्होंने कहा कि हम मुद्दों पर आधारित समर्थन देंगे। तो ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो एनडीए के साथ है। तो ये जो और कंसोलिडेशन हुआ है उस पॉलिटिक्स का, जिस पॉलिटिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का कंसोलिडेशन हुआ है, इसका फायदा हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। लेकिन अब उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये चीजें उठ रही हैं कि क्या संगठन उसी तरह से मजबूत हो रहा है, दूसरे चेहरे आ रहे हैं जो आगे कभी जरूरत पड़ने पर इसी चमत्कारिक तरीके से बीजेपी को जीत दिलाते रहेंगे। ये एक चीजें होती हैं। देखिए, ये हमेशा जब कोई बहुत चमत्कारिक नेता होता है तो उसके बाद कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं हो, ये एक सवाल रहता है हमेशा। हु आफ्टर नेहरू, हु आफ्टर इंदिरा, ये होता है ना। तो जब नेपथ्य में जाएंगे, कभी क्षितिज हटेंगे राजनीतिक क्षितिज से, तो उस समय क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस का क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति, अब हम लोग अगर इन 12 सालों की तुलना करें तो 44 सीट, 52 सीट, उससे 100 सीट, यहां तक कांग्रेस पहुंची है। तो इसको मान सकते हैं वोट उसका उतना ही है, 12 करोड़ के आसपास। ठीक है, 12-13 करोड़ अगर वोट मिलता है और बीजेपी उससे सीधा दुगना वोट पर है। बीजेपी अभी 27 करोड़ वोट पर है। तो अगर ये अंतर रहता है
तो फिर कांग्रेस कैसे इस अंतर को दूर करेगी? ठीक है, सहयोगी पार्टियां हैं जो जोड़ करके और कोई ऐड ब्रांड करती हैं। चेहरा नहीं है अब उनके अब पास। चेहरा एक है, तो वो चमत्कार उससे नहीं होगा, क्योंकि चमत्कार तो पहली बार में होता है। जैसे नरेंद्र मोदी आए 2014 में चमत्कार हो गया, क्षेत्रीय स्तर राहुल पे, गांधी जो है राज्य स्तर पे चेहरा नहीं है। हाँ, और राज्यों में भी नहीं है। और लेकिन कांग्रेस के पास जो राहुल गांधी का चेहरा है, अब वो चमत्कार से नहीं जीतेंगे। वो चमत्कार वाला फेज होता जब वो पहली बार लड़े थे, दूसरी बार लड़े थे, होता तो हो जाता। जी, चमत्कार वाला चेहरा नहीं है उनका। कांग्रेस तभी जीतेगी जब जनता तय करे कि बीजेपी को भाई हराना है। जब हार्डकोर कांग्रेसी भी जाकर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट देने लगे, तब आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रांड क्या है। दमदार 10 में आज चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया जी आपका भी, सज्जन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।